हे माय लिसनर्स, आ चुकी है आप लोग के लिए सोल टू डेवल बॉस का न्यू एपिसोड और मैं हूं आपकी राइटर, आपकी नरेटर सौम्या त्रिपाठी और लेकर आ गई हूं आपकी डिमांड पर न्यू वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं इसे। अब तक की कहानी में आप लोगों ने सुना किस तरह से सृजल ने अपने दिमाग में कोई आइडिया बना लिया था आहान को खुश करने का। वहीं आहान का मूड तो काफ़ी अपसेट हो गया था, जिसकी वजह से वो तुरंत ही रूम से बाहर निकल जाते हैं। सृजल जो बाथरूम में जाकर के उसी खूबसूरत साड़ी को पहनना शुरू कर देती है। सृजल को साड़ी पहनना काफ़ी अच्छे से आता था, क्योंकि वो अक्सर अपनी बुआ या सुहाना को साड़ी पहनाया करती थी। थोड़े ही देर में सृजल ने काफ़ी बेहतरीन तरीके से अपने ऊपर साड़ी को पहन लिया था और फिर वो धीरे धीरे करके रूम में आ जाती है। फिर वो उसी बॉक्स को देखती है जो कि थोड़ी देर पहले उसे धर्म जी ने दिया था। वो धीरे से उस बॉक्स को खोलती है और धर्म जी की बात याद करती है, जिस तरह से उन्होंने सृजल से कहा था, अगर आप ये पहनेंगी तो हान को अच्छा लगेगा। यह हान की माँ बेसिकली हमेशा पहना करती थी और इससे बहुत सारी यादें जुड़ी हैं उनकी माँ की। सृजल जो अपने हाथ में उस नेकलेस को उठाती है और बहुत ही प्यार से उसे अपने गले पर रखते हुए कहती है, मुझे डर लग रहा है कहीं ये टूट ना जाए, बस ध्यान से पहन लेती हूँ। और फिर वो जैसे तैसे करके उस नेकलेस को पहन लेती है। सृजल ने कभी भी अपने ऊपर इतने महंगे ज्वेलरीज नहीं लगाई थी, जिसकी वजह से उसे इस वक्त काफ़ी ज़्यादा डर भी लग रहा था कि अगर उससे गलती से भी कुछ नुकसान हो गया तो हान उसे कितना डांटेंगे। वहीं दूसरी तरफ हान, जो कि अपने स्विमिंग पूल के पास आकर के बैठे हुए थे, वो कुछ गहरी सोच में डूबे हुए थे। सृजल जो ऐसे धीरे धीरे तैयार होती है और विंडो के पास आती है और वहीं वो नीचे बैठे आहान को देखने लगती है। रात की ठंडी ठंडी हवाएं सृजल और आहान दोनों को ही छूकर जा रही थीं। सृजल जो अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लाते हुए कहती है, मेरी वजह से पार्थिक जी पिटा गए, कम से कम उनके बलिदान का कोई तो फ़ायदा उठाया जा सकता है ना। अगर मैं आपको खुश भी नहीं कर पाई तो उनका बलिदान यूं ही वेस्ट हो जाएगा। और ये सोचकर वो जल्दी से अपनी साड़ी को उठाती है और धीरे धीरे अपने कदम को आगे बढ़ाकर बेड पर बैठ जाती है। वहीं लगभग आधे घंटे में आहान भी अब रूम की तरफ वापस आ रहे थे। सृजल भी अपने घूंघट को करके बैठ जाती है। उसने तो पार्थिक को ठीक से देखा भी नहीं था कि आखिर उसे कैसे बैठना है और कैसे शर्माना है, कैसे अपनी नज़ाकत दिखाना है, मगर उसे जितना समझ में आ रहा था अपने हिसाब से वो उतना कर ली थी। आहान जो रूम में आते हैं और इस बार वो बेड पर ध्यान नहीं देते। उनका ध्यान जो कि खिड़की पर जाता है और वहीं खिड़की से बाहर वो चांद को देखते हुए सृजल को इधर उधर ढूंढने लगते हैं। लेकिन जैसे ही उनकी नज़र फिर से बेड पर पहुंचती है और इस वक्त भी बिल्कुल पार्थिक की तरह कोई अपने घूंघट को लेकर आराम से बैठा हुआ था। आहान जो थोड़ा फ्रस्ट्रेट होते हैं और अपने फोरहेड को रब करते हुए कहते हैं, ये लड़का सुधरेगा नहीं। और ये बोलकर वो अपने हाथ में लिए फ़ोन को टेबल पर थोड़ा पटकते हैं और वहीं सृजल के ठीक सामने आकर बैठ जाते हैं। सृजल ने इस वक्त काफ़ी बड़ा घूंघट लिया था। आहान जो कि उसके बाजू को कस के पकड़ते हैं और उसके घूंघट को झटके से उसके चेहरे से अलग करके उसके चेहरे को अपने हाथ में जकड़ लेते हैं और उसके चेहरे को अपने करीब लाकर उसे वार्न करते हुए कहते हैं, तुम सुधरो। लेकिन जैसे उन्होंने इतना बोला था, उनकी नज़र सृजल पर जाती है और उसके मासूम खूबसूरत चेहरे जो कि इस वक्त डर से थोड़ा बहुत कांपना भी शुरू कर दिए थे। सृजल को समझ नहीं आता कि क्या आहान उसे किस वजह से डांट रहे हैं। जैसे ही आहान सृजल का चेहरा देखते हैं, उनका हाथ बिल्कुल ही नरमी से अब सृजल के चेहरे पर इधर उधर फिरने लगा था और वहीं वो सृजल को देखकर अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लाते हुए कहते हैं, तुम। आहान की नज़र जो कि सृजल के चेहरे को बहुत ही ध्यान से देखने लगी थी और वहीं वो अपने चेहरे को थोड़ा सा दूर करते हैं और ऊपर से नीचे तक उसे ध्यान से देखने लगते हैं। वो इस वक्त सृजल की खूबसूरती में गायब हो चुके थे। वहीं सृजल जो अपने घूंघट को धीरे से अपने सर से हटाने लगती है, जो कि आहान ने काफ़ी बेरुखी से हटाया था। वो प्रॉपरली अपनी साड़ी के पल्लू को लेती है और फिर आहान जी से थोड़ा डरते हुए कहती है, सॉरी, मुझे लगा कि शायद मैं ऐसे बैठूंगी तो आपको अच्छा लगेगा, मुझे नहीं पता था आपको गुस्सा आ जाएगा। सृजल की बात सुनकर आहान अपने होश में वापस आते हुए कहते हैं, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मुझे गुस्सा नहीं आ रहा तुम पर। वही सृजल अपने चेहरे को नीचे करते हुए कहती है, आपको गुस्सा आ रहा है, आप झूठ मत बोलिए। आहान जो से कहते हैं, अरे नहीं आ रहा मुझे गुस्सा, क्यों आएगा गुस्सा। और फिर वो अगल बगल रूम के लाइटिंग्स को देखते हैं और फिर बेड पर आकर आराम से उसके बगल में बैठते हुए कहते हैं, मुझे इस वक्त गुस्सा नहीं आ सकता। सृजल जो कहती है, तो क्या आ रहा है आपको।
जैसे ही शेजल ने इतना पूछा था, आहन के चेहरे पर हल्की सी हंसी आती है और वो शेजल की बात सुनकर कहते हैं मुझे इस वक्त। और फिर वो शेजल को देखते हुए कहते हैं, छोड़ो, तुम समझ नहीं पाओगी। शेजल जोहान को देखते हुए कहती है, नहीं ऐसा नहीं है, मैं समझ जाऊंगी। आहन जैसे कहते हैं, वैसे ये सारे डेकोरेशन क्यों कर रखी है तुमने किया है? शेजल अपने चेहरे को ना में हिलाते हुए कहती है, नहीं नहीं, ये तो बेचारे पार्थिक जी ने की थी, आपने फालतू में उन्हें डांट दिया। आहन जैसे कहते हैं, तुम उसका नाम अपनी ज़ुबान पर मत लेना, कितना फालतू काम करता है वो, मेरा दिमाग ख़राब करके रख दिया उसने। शेजल जो उनकी तरफ देखते हुए कहती है, उन्होंने मुझे ये साड़ी दिया था और सारी डेकोरेशन भी उन्होंने ही की है। वो आपको खुश करना चाहते थे और उन्होंने कहा कि अगर मैं इस तरह से आपके सामने तैयार होकर बैठूंगी तो आप मुझे पसंद करेंगे और आप मुझसे प्यार भी करेंगे। जैसे ही शेजल की सॉफ्ट सॉफ्ट बातें आहन के कानों में पड़ती हैं, वो झटके से अपने चेहरे को शेजल की तरफ करते हुए कहते हैं, क्या कहा तुमने? मैं तुमसे प्यार करूँगा? शेजल जो अपने सर को धीरे से हाँ मिलाती है और फिर अपने चेहरे को दूसरी तरफ करते हुए कहती है, हाँ ऐसा ही बोल रहे थे वो, पता नहीं, मुझे तो डर लग रहा है आपसे, आप कहीं गुस्सा ना करने लगे। आहन जो शेजल के चेहरे को अपनी तरफ करते हैं और उसे प्यार से चलाते हुए कहते हैं, मैं भला गुस्सा क्यों करूँगा तुम पर? और फिर उसके चेहरे के थोड़ा करीब आते हुए कहते हैं, तो तुम्हें मुझसे प्यार चाहिए? शेजल अपने चेहरे को धीरे से हाँ मिलाते हुए कहती है, हाँ मुझे अच्छा लगेगा कि अगर आप खुश हो जाएं तो। आहन से कहते हैं, अच्छा तो क्या तुम्हें पता है इसके बाद क्या करना है? शेजल जो कहती है, हाँ मुझे सब पता है, मुझे सब अच्छे से आता है। आहन जैसे ही सुनते हैं वो अपनी भौं में चढ़ाकर उससे कहते हैं, क्या आता है तुम्हें? और उनके चेहरे पर हल्की हल्की शैतानी मुस्कान भी आने लगी थी। शेजल जो कहती है, अब आपने वो पहला स्टेप खराब कर दिया, कोई बात नहीं, मैं दोबारा से कर लेती हूँ। और फिर वो अपने घूंघट को दोबारा से अपने सर पर रखती है और अपने घूंघट को नज़ाकत से लेकर के बैठ जाती है। आहन जो से कहते हैं, तो अब मैं क्या करूँ? शेजल जो कहती है, अब आप धीरे से मेरा घूंघट उठाइए। आहन उसकी बात को सुनते हैं तो अपने चेहरे को हाँ मिलाते हुए कहते हैं, ओके जैसी आपकी मर्जी। और ये बोलकर वो मुस्कुराते हुए उसके घूंघट को प्यार से उठाते हैं और फिर शेजल के चेहरे की तरफ देखते हुए कहते हैं, अब क्या करना है? शेजल जो कहती है, वैसे तो इसके बाद आपको मुझे कोई गिफ्ट देना चाहिए, लेकिन अब कोई बात नहीं, अगर आपके पास नहीं है तो। और फिर आपने सुबह मेरे लिए इतना कुछ तो खरीदा था ना। आहन से कहते हैं, गिफ्ट तो मुझे देना चाहिए वैसे। वही शेजल जो कहती है, अगर आपके पास कुछ नहीं है तो वो गुलाब लगा है ना, वही दे दीजिए। आहन जो कहते हैं, दिमाग अच्छा लगाते हो तुम। और ये बोल करके वो अपने बगल में बेड के सिरहाने पर लगे एक गुलाब के फूल को लेते हैं और उसे शेजल को देते हुए कहते हैं, ये लो। शेजल उसे अपने हाथ में लेती है और फिर थोड़ा सा शर्माने लगती है, लेकिन शर्माते शर्माते वो थोड़ी ओवर एक्टिंग करने लगी थी, जिसे देखकर आहन को थोड़ी हंसी आ जाती है। आहन जो हंसते हुए कहते हैं, अब ये क्या कर रही हो? शेजल जो अपने चेहरे को दूसरी तरफ करते हुए हल्का सा मुस्कुराते हुए कहती है, इसे शर्माना कहते हैं। जब भी वो सीरियल में ऐसे होता है ना, जब लड़कियों को गिफ्ट मिलता है तो वो शर्माती हैं। आहन जैसे कहते हैं, सीरियल में? तुम सीरियल को कॉपी कर रही हो? शेजल जो कहती है, हाँ मैं वहीं से तो ये सब देखी थी। आहन जो थोड़ा क्यूरियस होते हुए पूछते हैं, अच्छा तो उसके आगे? शेजल जो कहती है, उसके आगे क्या? उसके आगे आप मुझे देखेंगे और मैं से शर्माती रहूँगी। आहन जैसे कहते हैं, और उसके आगे? शेजल जो कहती है, उसके आगे, अब उसके आगे फिर हम दोनों सो जाएंगे। आहन जो कहते हैं, सो जाएंगे? शेजल जो कहती है, हाँ उसके बाद तो सो जाते हैं ना, पता नहीं, वो तो नहीं पता बीच में क्या होता है, लेकिन फिर अगला दिन आता है और अगले दिन लड़की बहुत खुश रहती है। आहन जो कहते हैं, और वो किस खुशी में? शेजल जो कहती है, वो माँ बन जाती है ना, उसी की खुशी में। आहन जैसे ये सुनते हैं वो ज़ोर से अपने मुंह पर हाथ रखते कहते हैं, अच्छा तो सो करके माँ बन जाती है? शेजल जो कहती है, आप हंस क्यों रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं मेरा, मैं जोकर लग रही हूँ? आहन जो कहते हैं, नहीं नहीं तुम जोकर नहीं लग रही, तुम बहुत अच्छी लग रही हो, पर तुम्हारी बातें अच्छा छोड़ो, कोई बात नहीं। ये बताओ तुम्हें सच में कुछ नहीं पता? शेजल जो कहती है, क्या नहीं पता, सब तो पता है मुझे। आहन जो कहते हैं, तुम्हें कुछ नहीं पता है, तुम सच में इतनी मासूम हो, तुम 19 के हो चुके हो एंड तुम्हें कोई आइडिया नहीं कि आज रात क्या होता है? शेजल जो कहती है,
नहीं, नहीं आइडिया है मुझे, जितना पता था उतना बता दिया। आहन जो अपने फोरहेड को धीरे धीरे अपने उंगली से रब करते हैं और स्माइल करते हुए अपने चेहरे को उसके ठीक बगल में लाते हैं और फिर उसके चेहरे को अपनी तरफ घुमाते हुए कहते हैं, श्रीजल। श्रीजल भी बहुत प्यार से कहती है, जी कहिए। आहन जो उससे कहते हैं, अभी तुम बहुत छोटी हो और मुझे नहीं लगता कि अभी तुम्हें इस बारे में बताना हमें ज़रूरी है। थोड़ी बड़ी हो जाओ, नियर अबाउट 21 की, उसके बाद हम इस बारे में बात करेंगे। श्रीजल जो कहती है, अभी मैं 19 की हूँ, 2 साल बाद। आहन जो कहते हैं, श्रीजल जो कहती है, पर 6 महीने बाद तो आप मुझे किसी और को दे देंगे ना। जैसे श्रीजल ने इतना बोला था, आहन के चेहरे से हंसी तुरंत ही गायब हो जाती है और उनका चेहरा अब पूरी तरह से सख्त होने लगा था। आहन जब अपने दोनों हाथों को श्रीजल की गाल पर टिकाते हैं और उसे अपने हाथ से थोड़ा प्रेशर दे करके अपनी तरफ खींचते हुए कहते हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें किसी को नहीं दे रहा, तुम सिर्फ मेरी हो। शादी की है मैंने तुमसे, वाइफ हो तुम मेरी और लाइफ टाइम के लिए साथ रहोगी तुम मेरे। क्यों? मैं तुम्हें किसी और को क्यों दूंगा? तुम सिर्फ मेरी हो, वाइफ हो मेरी, शादी करके लाया तुमसे, कोई मजाक नहीं है। किसी और के बारे में कभी जिक्र भी मत करना तुम। किसी ने अगर तुम्हें गलत नज़र से देखा भी ना, उसकी जान निकाल दूंगा मैं। वहीं श्रीजल जो आहन की आंखों में इस तरह गुस्सा देखती है तो अपनी नज़रों को नीचे झुकाते हुए कहती है, मुझे नहीं पता, सॉरी, गलती से निकल गया। आहन जो श्रीजल को डरता हुआ देखते हैं तो वो फिर से उसके गाल को सॉफ्टली पकड़ते हुए कहते हैं, देखो श्रीजल। और फिर वो अपने फोरहेड को उसके फोरहेड से टिकाते हुए कहते हैं, मैं तुम्हें एक बात बता देना चाहता हूँ। द डे आई सॉ यू फर्स्ट टाइम, पहली बार जब मैंने तुम्हें देखा था, मैं तुमसे काफ़ी अट्रैक्ट हो गया था, बट मैं तुम्हें उस वक्त नहीं बता सकता था ये बात, और मैं अपनी फीलिंग्स को बताने से डरता था। लेकिन अब नहीं डरता हूँ। तुमने मुझे हिम्मत दे दी है कि मैं अपनी फीलिंग्स को कन्फ्रंट कर सकता हूँ, अपने इमोशन को कन्फ्रंट कर सकता हूँ। और अब मैं तुमसे ये बात बता देना चाहता हूँ दैट मैं अपनी पूरी ज़िंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। मैंने अपनी लाइफ में बहुत अकेलापन देख लिया, लेकिन अब और नहीं, और तकलीफ़ नहीं झेलना चाहता, ना मैं खुद और ना तुम्हें झेलने दूंगा। हम हमेशा साथ रहेंगे, हमेशा मतलब हमेशा। आई समझ बात? श्रीजल जो कहती है, हाँ आ गई। वहीं आन उसकी गाल को छोड़ते हैं और फिर उसके सिर से उसकी साड़ी को हटा करके उसके आगे आ रहे कुछ बालों को उसके कानों के पीछे करते हुए कहते हैं, याद है तुम्हें जब तुम फर्स्ट टाइम ऑफिस में आई थी? वहीं श्रीजल जो अपने चेहरे को नीचे करते हुए कहते हैं, हाँ मुझे कुछ आ भी नहीं रहा था और सब लोग मुझे काफ़ी चिढ़ा रहे थे। आज उसे कहते हैं, नहीं उस दिन नहीं, जब तुम जॉब करने आए थे उस दिन की बात नहीं कर रहा मैं, पहले 15 दिन पहले आई थी तुम, याद है? ऑफिस में शायद अपनी सिस्टर को लंच देने आई थी। श्रीजल जो कहती है, हाँ मैं जाती थी लंच देने, वो सुहाना दी को लंच गरम गरम पसंद था तो मैं लेकर जाती थी कभी कभी। जो अपने एल्बो को सिरहाने पर टेक लगाते हैं और श्रीजल की गाल को हल्का सा अपनी तरफ करते हुए कहते हैं, उस दिन तुम्हें पहली बार देखा था मैंने, एंड ट्रस्ट मी, मैं देखा तो देखता रह गया, लेकिन तुम मुझे काफ़ी छोटी लगी और फिर मैं नहीं चाहता था कि मुझे कोई भी अट्रैक्शन हो तुमसे, तो मैंने तुम्हें इग्नोर कर दिया। लेकिन फिर तुम अगले दिन आई और फिर तुम मुझे दिख गई, और इसी तरह से 3-4 दिन तक। श्रीजल जो आहन की बात को काफ़ी ध्यान से सुन रही थी। आहन जो से आगे कहते हैं, और फिर मैंने एक दिन डिसाइड कर लिया कि तुम मुझे मेरे ऑफिस में चाहिए। पहले मैं सिर्फ तुम्हें यूज़ करना चाहता था, जैसे कि मैं बाकी लड़कियों को करता हूँ, लेकिन जब तुम मुझे मिली, जब तुम मेरे पास रही और जब तुम्हारी ये हरकतें जो कि अब धीरे धीरे मुझे पसंद आने लगी हैं, लेकिन जो मैं पहले सोचता था तुम्हारे बारे में, अब मेरी फीलिंग्स तुम्हारे लिए बिल्कुल भी वैसी नहीं है। मैं नहीं रह पाऊँगा तुम्हारे बिना। इट्स वेरी हार्ड। सांस भी लेता हूँ तो तकलीफ़ होती है, तुम्हारे बिना लाइफ सोचता हूँ तो बुरा लगता है। ऐसा लगता है इतने टाइम तक कैसे जी लिया तुम्हारे बिना। आई नो कि अभी तुम्हें ये सारी बातें समझ नहीं आ रही होंगी, लेकिन मेरी फीलिंग्स है और मुझे इसे तुम्हें बताना था। और ये जो भी कुछ तुमने किया मेरे लिए, साड़ी पहना और ये
कि तभी उनकी नज़र शेजल के नेकलेस पर चली जाती है। और जैसे ही वो शेजल के गले में अपनी मॉम का हार देखते हैं, वो एकदम से अपनी मुट्ठी को कस लेते हैं और काफ़ी ज़ोर से उसे अपने हाथों से खींचते हुए कहते हैं, ये क्या पहन रखा है तुमने? अचानक से ही आहान को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ गया था। शेजल जो आहान के इस तरह से उस हार को खींचते हुए देखकर कहती है, आराम से, वो टूट जाएगा। आहान जो तुरंत ही उसे फर्श पर पटकते हुए कहते हैं, टूटता है तो टूटने दो, तुमने ये कैसे पहन लिया? शेजल जो कहती है, हाँ, मुझे आपके डैड ने दिया था, वो कह रहे थे कि अगर मैं ये पहनूंगी तो आप खुश हो जाएंगे। आहान जो कहते हैं, डैम इट, मुझे इससे नफरत है, अपनी मॉम की हर एक चीज़ से नफरत है मुझे। एंड हाउ, नो वे, आइंदा से तुम उनकी कोई भी चीज़ को हाथ नहीं लगाओगी। शेजल जो अपने चेहरे को जल्दी जल्दी हाँ में हिलाते हुए कहती है, जी 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 ठीक है, मैं कभी हाथ नहीं लगाऊंगी। आहान तुरंत ही बेड से उतरते हैं और फिर से उस हार को देखते हुए कहते हैं, तुम्हें कोई आइडिया नहीं है कि मेरा पास्ट इस औरत की वजह से कितना ख़राब हो गया था, और मेरा ही नहीं बल्कि मेरे डैड और मेरे भाई सबकी ज़िंदगी तहस नहस हो गई थी। मैं दोबारा से इसे कभी तुम्हारे हाथ में देखूँ ना। और ये बोल करके वो खिड़की का दरवाज़ा खोलते हैं और ज़ोर से उसे बाहर की तरफ फेंक देते हैं। शेजल जो उसे ध्यान से देख रही थी तो ये सब उसे बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि धर्म जी ने उसे बहुत ही प्यार से ये दिया था, लेकिन वो आहान के गुस्से के सामने अपनी ज़ुबान नहीं खोल पाती, क्योंकि अभी भी शेजल के अंदर इतना तो डर था कि जब आहान उससे गुस्सा करते थे तो वो अपनी बात नहीं कह पाती थी। आहान जो फिर से आकर के बेड पर बैठते हैं और उससे कहते हैं, तुम मेरी मॉम की तरह कभी मत बनना, कभी मत बनना शेजल। और ये बोल करके वो उसकी कलाई को ज़ोर से पकड़ते हुए कहते हैं, तुम नहीं बनोगी ना? शेजल जो कहती है, क्या हो गया आपको, अब इतना घबरा क्यों रहे हैं? आहान की बॉडी अब धीरे धीरे कांपना शुरू कर दी थी और वहीं वो अपने फोरहेड को शेजल के हाथ के पास ले जाते हुए कहते हैं, तुम वादा करो मुझसे कि तुम मेरी मॉम की तरह कभी नहीं बनोगी। शेजल जो कहती है, जी मैं नहीं बनूंगी आपकी मॉम की तरह, पर आपको हुआ क्या है, आप इतना घबरा क्यों रहे हैं, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? आहान के चेहरे पर अचानक से पसीनों की बूंद नजर आने लगी थी और वहीं उनकी धड़कनें भी काफ़ी बढ़ चुकी थी। आहान जल्दी से खड़े होते हैं और झटके से वो शेजल की कलाई को छोड़ करके अपने शर्ट को उतारने लगते हैं। जब भी उन्हें इस तरह की एंजाइटी महसूस होती थी, उन्हें काफ़ी ज़्यादा गर्मी होना शुरू हो जाता था और वो तुरंत ही एसी को काफ़ी ज़्यादा लो टेम्परेचर पर कर देते हैं। वहीं आहान जो कभी अपने बाल को पकड़ते तो कभी अपने फोरहेड को तो कभी अपने सीने पर अपना हाथ रख लेते। शेजल तुरंत ही खड़ी होती है और आहान के पास आकर के उनके हाथ को पकड़ते हुए कहती है, आप ठीक तो है, मैं जाकर के पापा जी से बोलती हूँ। और ये बोलकर के वो जैसे ही वहाँ से जाने वाली होती है, आहान जो तुरंत ही उसकी कलाई को अपने हाथों में थामते हैं और उसे अपनी तरफ जल्दी में खींच देते हैं। वहीं शेजल इससे थोड़ा डिसबैलेंस भी हो गई थी, मगर आहान उसे संभालते हैं और उसके कमर पर अपने दोनों हाथ को जकड़ लेते हैं और फिर वो उसके चेहरे के सामने थोड़ा झुकते हुए कहते हैं, शेजल। शेजल जो गहरी गहरी सांस लेते हुए कहती है, क्या हुआ आपको? इवन वो इतना ज़्यादा घबराने लगी थी कि उसकी आंखों से आंसू भी गिरने लगे थे। आहान जो शेजल को इतना घबराता हुआ देखकर एक झटके में उसे गोद में उठाते हैं और फिर से ले जा कर के बेड पर लिटा देते हैं। वहीं वो शेजल के सीने के पास आकर के अपने चेहरे को उसकी बाहों में छुपाते हुए कहते हैं, तुम वादा करो मुझे कभी छोड़कर नहीं जाओगी। शेजल जो अपने हाथ को आहान के सिर पर धीरे से टिकाते हुए कहती है, मैं कभी आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी, अब ठीक नहीं है, मैं एक बार किसी को बुला देती हूँ ना। आहान जो तुरंत अपने सिर को नाम हिलाते हैं और शेजल के चेहरे की तरफ देखते हुए कहते हैं, मुझे इस वक्त सिर्फ तुम्हारी ज़रूरत है, तुम सिर्फ मुझे ठीक कर सकती हो और कोई नहीं। और ये बोलकर के उनकी आंखें भी लाल हो गई थी और साथ में नम भी। शेजल ने कभी भी आहान का ये रूप नहीं देखा था, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा टेंस्ड हो गई थी। आहान जो उसके हाथों को कभी अपने सीने से लगाते तो कभी अपने चेहरे पर रखते और फिर से वो उसे ज़ोर से गले लगाते हुए कहते हैं, मुझे इसी तरह से अपने पास रखना, कभी भी मुझे खुद से अलग मत करना। वहीं शेजल जो उनके सिर को धीरे धीरे अपने हाथों से सहलाती है और वहीं उसके एक हाथ जो कि आहान के पीठ पर थे, वो इस वक्त आहान को अपने सीने से काफ़ी ज़ोर से लगाई हुई थी। क्या यूँ भी कह सकते हैं कि आहान ने उसको काफ़ी ज़ोर से पकड़ रखा था। शेजल जो धीरे धीरे अपने हाथों को सहलाकर उन्हें शांत करते हुए कहती है, आप शांत हो जाइए प्लीज़, मैं आपके पास हूँ, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, आपसे दूर कहीं नहीं जा रही मैं। आहान जो शेजल के इसी तरह से बोलने पर धीरे धीरे उनकी भी सांसें अब थमने लगी थीं और वो अपने बढ़ते दिल की धड़कन को भी अब धीरे धीरे नॉर्मल होता हुआ महसूस कर पाते हैं।
पहले तो वो शेजल को काफ़ी ज़ोर से जकड़ रखे थे, लेकिन धीरे धीरे उनकी पकड़ अब शेजल से थोड़ी नरम होती जा रही थी। वहीं अहान जो कि अपने सिर को शेजल के लैप पर रख देते हैं। शेजल उनके सिर को सहलाते हुए कहती है, आपको मसाज दे दूँ? सर दर्द हो रहा है आपका? आज अपने चेहरे को नाम हिलाते हैं और उसके हाथ को अपने सीने पर रखते हुए कहते हैं, नहीं, बस मेरे पास रहना, मैं ठीक हूँ। उनकी आंखें इस वक्त बंद थीं और उनकी आवाज़ में भारीपन था। शेजल उनके बाल को लगातार सहलाई जा रही थी और धीरे धीरे उनके सीने पर भी अपने हाथों से टैप कर रही थी। शेजल जब आज अपनी थूक को गटकते हैं और फिर थोड़ा करवट लेकर के अपनी आंखों को बंद किए हुए धीरे धीरे रिलैक्स हो जाते हैं और इसी तरह से कब शेजल की आवाज़ और उसके नरम नरम हाथों के सहलाने से उन्हें नींद आ जाती है, उन्हें खुद पता नहीं चलता। वहीं शेजल जो अपने हाथों को आहन के चेहरे पर रखे हुए धीरे धीरे उन्हें सहलाते हुए प्यार से देखकर कहती है, ऐसी भी कौन सी दिक्कत है जो आप अपने दिल में छुपा कर रखे हुए हैं? और अगर ये बात अंकल जी को पता चले कि वो हार नीचे फेंक दिया आपने, तो वो कितना गुस्सा करेंगे मेरे ऊपर। और आपको अपनी माँ के हार देखकर इतना गुस्सा क्यों आ गया? माँ की चीज़ें तो सबके लिए कितनी अनोखी और कितनी कीमती होती हैं। पता नहीं ऐसा क्या हुआ आपके साथ। उसके दिमाग में और उसके दिल में बहुत सारे सवाल थे हान को लेकर। वो हान को देखते हुए अपने चेहरे को उनके चेहरे के करीब लाते हुए कहती है, आप सच में बहुत अच्छे हैं और जितना प्यार से आप मुझसे बात करते हैं ना, मुझे आप और ज़्यादा अच्छे लगने लगे। मैं कभी आपको छोड़कर नहीं जाना चाहती। मैं भी नहीं चाहती कि 6 महीने बाद आप मुझसे दूर हो जाएं। पता नहीं कोई और मुझे इतना प्यार करने वाला मिलेगा या नहीं। आप कितना ख्याल रखते हैं मेरा। वो यही सब सोच सोच करके काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो रही थी और वहीं उसकी आंखों के आंसू जो कि आहन के चेहरे पर पड़ने लगते हैं, जिससे आहन की नींद फिर से थोड़ा डिस्टर्ब होती है। शेजल जल्दी से अपने चेहरे को पीछे करती है और आहन के चेहरे से अपने आंसू को तुरंत ही पोंछ करके अपनी आंखों को ऊपर की तरफ कर लेती है और उसी तरह से वो बेड के सिरहाने पर टेक लगाई रहती है। वहीं अब रात के 9 बज चुके थे। दरवाजे के खटखाने की आवाज़ आती है। शेजल भी अब धीरे धीरे अपने चेहरे को ऊपर किए हुए ही काफ़ी ज़्यादा सुस्त हो चुकी थी। वहीं धीरे से पार्थिक जो कि दरवाजे को खोलते हुए कहता है, भाभी। हेलो भाब। लेकिन जैसे ही वो देखता है कि इस वक्त आहन तो सो रहे हैं, उसे विश्वास नहीं होता और वो झटके से दरवाज़ा खोलते हुए कहता है, ये क्या भाई सो। उसने इतना बोला था कि शेजल झटके से अपनी उंगली को अपने मुंह पर रखते हुए कहती है, श्श, सो रहे हैं वो, आवाज़ मत करिए। पार्थिक जो कहता है, भाई सो रहे हैं? मैंने तो उन्हें कभी सोते हुए देखा ही नहीं है। आपने क्या कुछ जादू कर दिया इनके ऊपर? शेजल जो कहती है, नहीं नहीं, मुझे कोई काला जादू नहीं आता, मैं कोई जादू नहीं की हूँ। वहीं पार्थिक जो कहता है, हाँ, आप घबराओ मत, मैं समझ रहा हूँ आपको जादू वादू नहीं आता होगा, आपको तो कुछ भी नहीं आता। शेजल जो कहती है, क्या मतलब? मुझे कुछ क्यों नहीं आता? मुझे बहुत कुछ आता है। वहीं पार्थिक जो कहता है, अगर आता तो भाई इस टाइम सो ना रहे होते ना, इसलिए बोल रहा हूँ। खैर वो सब छोड़ो, अब अच्छी बात है भाई सो रहे हैं, वरना मैं तो रूम के अंदर भी आने से कितना डर रहा था। वो आप लोग खाना नहीं खाएंगे? अब भाई सो रहे तो भाई को सोने दीजिए, आप तो चल के खाना खा लो। शेजल जो कहती है, अब ये नहीं खा रहे तो मैं कैसे खा लूँ? पार्थिक जो कहता है, बाप रे, इतनी संस्कारी बीवी कहाँ से पैदा हुई हैं आप? मुझे तो नहीं लगता कि ऐसे लोग भी इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। शेजल जो कहती है, ये मेरे गोद में सो रहे हैं, अगर मैं हिलूंगी तो इनको डिस्टर्ब हो जाएगा, आप जाइए, मुझे भूख लगेगी तो मैं बाद में खा लूँगी। पार्थिक जो कहता है, अरे इतनी रात हो गई है, अब कब खाएंगे आप? एक काम करता हूँ, मैं यहीं पर लेते आता हूँ, आप आराम से खा लेना, ठीक है? शेजल जो कहती है, पर मुझे भी भूख नहीं है। पार्थिक जो कहता है, अरे भूख कैसे नहीं, इतना काम किया आपने, सारे डेकोरेशन में आपने कितनी मदद कराई। और फिर वो भाई को देखकर कहता है, भूख तो इनको भी लगी होगी, मुझे मारने में सारी एनर्जी जो खर्च हो गई इनकी। तो की कहानी में आप लोगों ने सुना किस तरह से शेजल के लिए सोल्ट डेवलप पर आहन को काफ़ी प्यार से सुलाई करते हैं। आहन के सिर को वो लगातार सहलाया जा रही थी। जब पार्थिक वहाँ पर आता है तो शेजल उसे भी धीरे से आवाज़ करने के लिए कहती है ताकि आहन की नींद खराब ना हो जाए। वहीं उसने खाना खाने के लिए भी रिफ्यूज़ कर दिया था क्योंकि उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इस वक्त आहन की नींद थी। उसके दिलो दिमाग में काफ़ी सारे सवाल भी चल रहे थे कि आखिर आहन इस तरह से रिएक्ट क्यों कर रहे हैं और उन्हें किस बात की इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है और उन्हें किस बात की इतनी तकलीफ़ है जिससे उन्होंने अपनी ही माँ की ज्वेलरी को इस तरह बेरुखी से बाहर फेंक दिया।
वहीं थोड़ी देर में पार्थिक जो शेजल के लिए खाना लेकर आ जाता है, लेकिन शेजल जो पार्थिक की तरफ देखते हुए कहती है, मुझे सच में भूख नहीं है और अगर ये नहीं खाएंगे तो मैं नहीं खा सकती। आई एम सो सॉरी। वहीं पार्थिक जो कहता है, गजब प्रेम कहानी चल रही है आप दोनों की, समझ ही नहीं आ रहा, मतलब कोई एक नहीं खाता है तो दूसरा भी नहीं खाएगा, हंस के जोड़े हो गए आप दोनों। और ये बोल करके वो शेजल से कहता है, चलो ठीक है आराम करो आप भी, और भूख लगेगा तो आवाज़ लगा देना मुझे, ठीक है। शेजल जो अपने सिर को हाँ मिलाते हुए कहती है, हाँ मैं बोल दूंगी। वहीं पार्थिक जो अब रूम से बाहर निकल जाता है। शेजल भी अपने सिर को बेड के सराहने से टेक लगाए हुए आहन के सर पर हाथ रखे हुए वैसे ही सो जाती है। वहीं आहन की नींद भी अब लगभग 2 बजे तक खुल गई थी। वो अपनी आंखों को खोलते हैं और जैसे ही वो खुद को शेजल के लैब पर पड़ा पाते हैं, वो तुरंत ही अपने सिर को उठा करके शेजल की तरफ देखते हैं। शेजल उसी तरह से साड़ी पहने हुए ही अपने सिर को ऊपर की तरफ किए हुए सो गई थी। आहन उसके कमर पर अपने एक हाथ को रखते हैं और उसके पैर को पूरी तरह से आराम से फैला करके उसे बेड पर पूरी तरह सुला देते हैं। शेजल जो काफ़ी गहरी नींद में जा चुकी थी, जिसकी वजह से वो भी तुरंत वैसे ही थोड़ा बहुत इधर उधर करके सो जाती है। आहन तब तक उसके सिर पर प्यार से सहला रहे थे जब तक वो गहरी नींद में वापस लौट नहीं जाती। वहीं जैसे ही अब शेजल की आंखें दोबारा से अच्छे से बंद हो गई थी, आहन उसके फोरहेड पर किस करते हैं। मैं अपने दर्द की वजह को तो नहीं मिटा सकता, लेकिन तुम्हें जिसने दर्द दिया है उसकी तो मैं हालत ख़राब कर दूंगा। और फिर वो उसके गाल पर धीरे से अपने होंठ को रखते हुए कहते हैं, गुड नाइट माई स्वीट वाइफ। और ये बोल करके वो अपने अटायर को चेंज करके वहाँ से निकल जाते हैं। लगभग आधे घंटे में आहन की गाड़ी जो कि एक बंगलों के सामने आकर रुकती है। वहीं वो बंगला जो कि शेजल की बुआ का ही था। उन लोगों ने अपनी लोकेशन को चेंज कर लिया था। अब 45 करोड़ पाने के बाद उनकी लाइफस्टाइल में थोड़ा बहुत तो चेंजिंग आना मामूली सी बात थी। अंदर बुआ जी जो कि आराम से खर्राटे मार करके सो रही थीं और अब तो उनके जीवन में किसी भी बात की चिंता नहीं थी। उन्हें जल्द से जल्द सुहाना के लिए एक अमीर लड़का फंसाना था और उसके बाद वह सुहाना की भी ज़िंदगी को सेट कर देना चाहती थी और फिर पैसों के साथ वो आराम से मौज करती। वहीं अब वंदना जी और उनके हस्बैंड में कुछ खास बनती नहीं थी, जिसकी वजह से वो लोग अलग अलग कमरे में सोया करते थे। वहीं वंदना जी के मेंशन के अंदर सुहाना के हाथ अभी भी काफ़ी हद तक जख्मी थे। उसके हाथ में पूरी तरह से अच्छे से बैंडेज बांधा गया था। और वहीं दूसरी तरफ वंदना जी जो कि आराम से चैन से सो रही थी, लेकिन तभी उनके कान के पास कुछ आवाज़ आती है, मगर वो उस आवाज़ को पूरी तरह से इग्नोर करके अपने करवट को बदल कर फिर से सो जाती हैं। लेकिन धीरे धीरे उनके हाथ के पास उन्हें कुछ महसूस होने लगता है, जैसे कि उनके हाथ में कोई चींटी काट रही हो। लेकिन अब वो धीरे धीरे दर्द और ज़्यादा बढ़ने लगा था और जैसे ही वो दर्द और ज़्यादा बढ़ता है, बुआ जी की नींद धीरे धीरे खुलने लगती है और फिर वंदना जी एकदम से चिल्लाते हुए उठती हैं। लेकिन वो चिल्ला पाती उससे पहले ही एक हाथ उनके मुंह के पास आ जाता है, जिस इस वक्त लेदर के ग्लव्स थे। वंदना जी अपनी आंखें बड़ी बड़ी खोल करके अपने सामने बैठे एक शख्स को देखती हैं, जिसके एक हाथ में जलता हुआ सिगार था और वो ठीक उनके बगल में आकर खड़ा हो चुका था और उनके हाथ को लगातार उस सिगार से जलाया जा रहा था। वंदना जी जो तड़पते हुए अपने दूसरे हाथ से उस आदमी को हिलाने डुलाने की कोशिश करती हैं और उसे अपने हाथ को भी छुड़ाने की कोशिश करती हैं, मगर वो आदमी काफ़ी ज़्यादा मजबूत था और वो वंदना जी को एक बार अपनी काली गहरी निगाहों से घूरता है और फिर धीरे से उनके कान में आकर कहता है, श्श्श, मुझे आवाज़ करने वाले लोग पसंद नहीं है। अगर मुंह बंद नहीं रखा तो हमेशा के लिए यहीं पर बोलती बंद कर दूंगा। और वो आदमी फिर से अपने हाथ में एक लाइटर लेता है और वहीं बुआ जी के दूसरे हाथ के पास ले आकर उस लाइटर को भी जला देता है। आप लोग आ चुकी हैं। अब बुआ जी जो कि अपने मुंह को खोलना तो चाह रही थी और जोर से चिल्लाना भी चाह रही थी, मगर न जाने क्यों वंदना जी को डर लग रहा था। वंदना जी सामने की तरफ देखते हुए कहती हैं, कौन हो तुम? दर्द हो रहा है, मेरा हाथ छोड़ो, कौन हो तुम? मैं अभी चिल्ला दूंगी। वहीं वो आदमी जो कहता है, चिल्लाने की गलती की ना। और ये बोल करके वो अपने जैकेट को खोल करके अंदर के रखे गन को दिखाते हुए कहता, तो इसमें पड़ी 6 की 6 गोलियां भेजे में उतार दूंगा। वंदना जी एकदम से चुप हो जाती हैं। वहीं वंदना जी के दोनों हाथ लगातार जख्मी हो रहे थे, लेकिन वो आवाज़ भी नहीं कर सकती थी। वंदना जी जो रोते हुए कहती हैं, क्या दुश्मनी है मुझसे? छोड़ो, मेरा हाथ दर्द हो रहा है, छोड़ो।
लेकिन वो आदमी जो कहता है ऐसे कैसे छोड़ दूँ, बहुत तकलीफ दी है तुमने किसी को। हाथ में लिए सिगार को उनके एक हाथ से हटाते हैं और लाइटर को भी। उनके हाथ पर अब काफ़ी बड़ा धब्बा पड़ चुका था। जलने से उस जगह की स्किन काफ़ी बुरी तरह से जख्मी हो गई थी। वहीं वंदना जी के आंसू अभी भी नहीं रुकते और वो उस आदमी के सामने अपने हाथ को जोड़ते हुए कहती है, मुझे माफ़ कर दो, जो भी गलती हुई है, मैं तुम्हें नहीं जानती। वही वो शख्स जो अपने मास्क को अपने चेहरे से नीचे करते हुए कहता है, नहीं जानती? ऐसे कैसे नहीं जानती? जैसे ही वंदना जी ने उस आदमी का चेहरा देखा था, एकदम से हक्का बक्का रह गई थी और वो एकदम से पीछे जाते हुए कहती है, आप? आहान जो कहते हैं, हाँ मैं। जैसे ही वंदना जी देखती हैं वो एकदम से अपने बेड से खड़ी हो जाती हैं, लेकिन वो खड़ी भी नहीं हो पाती क्योंकि इस वक्त आहान ने उनके पैर को पहले से ही बांध रखा था। आहान जो कहते हैं, भागने का इरादा बना रही हैं? वंदना जी जो कहती हैं, नहीं 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 नहीं, मैं आपको क्या गलती क्या हो गई हमसे? क्या वो लड़की आपकी बात ठीक से नहीं मान रही? आप उसे यहाँ पर भेजिए, फिर मैं बताती हूँ उसको। मैं उसको ऐसा बनाकर भेजूँगी कि आपकी सारी बात मानेगी। हाँ, हमें छोड़ दीजिए। वहीं आंचल कहते हैं, अच्छा, और क्या करेंगे आप उसके साथ जब वो मेरी सारी बातें मानना शुरू कर देगी? वंदना जी जो कहती हैं, मैं उसको मारूंगी, मैं उसके बाल पकड़ करके उसको समझाऊंगी और उसे खूब डांटूंगी। आंचल कहते हैं, और अगर तब भी नहीं मानी तो क्या करेंगी? वंदना जी जो कहती हैं, मुझसे बहुत डरती है वो लड़की, मेरी हर बात मानेगी। आप बस उसे यहाँ पर लेकर आइए, या आप कहीं तो मैं ही आ जाती हूँ वहाँ पर। आहान जो कहते हैं, अच्छा तो ठीक है, फिर आइए ज़रा आप कल मेंशन में, मेरे एड्रेस बता दूंगा मैं आपको। वंदना जी जो कहती हैं, हाँ 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 बिल्कुल आ जाऊँगी, आप बस यहाँ से जाइए प्लीज़। आहान जो कहते हैं, ध्यान से, और हाँ अकेले मत आइएगा, मैं चाहता हूँ आपकी बेटी को भी उसे टॉर्चर करते हुए देखना, मुझे बहुत मज़ा आएगा। वंदना जी जो कहती हैं, आपको उसे टॉर्चर करने में मज़ा आएगा? ठीक है, मैं अपनी बेटी को भी लेकर आऊँगी। आहान जो कहते हैं, और किसने किसने परेशान किया उसे? वंदना जी जो कहती हैं, और मुझे याद नहीं। आपके ससुराल से कोई है जो कि उसको परेशान किया है, उसे हैरेस किया है? कौन है वो? मैं उसे भी नाम देना चाहता हूँ। वंदना जी जो खुश होते हुए कहती हैं, अरे वो हमारे जेठ का लड़का है, वो उस पर बहुत ही गंदी नीयत रखता था। अब एक बार आकर के मुझसे शिकायत भी कर रही थी वो, लेकिन मैं उसकी बात पर ध्यान नहीं देती ना। और हमारे देवर जी, उसकी भी नज़र थोड़ी बहुत ऐसी वैसी रहती थी। अब क्या करे, जवान लड़की और इतनी सुंदर भी थी। आहान जो अपनी मुट्ठी को काफ़ी ज़ोर से कस चुके थे और उनके हाथ में उनका लाइटर पूरी तरह से दबकर पिस चुका था, लेकिन आहान इस बात को अपने चेहरे पर जाहिर नहीं होने देते और अपनी एक भौं को चढ़ाते हुए कहते हैं, ठीक है तो उन्हें भी लेकर आइएगा, बहुत अच्छे से स्वागत करूँगा मैं उनका मेरे मेंशन में। वंदना जी जो कहती हैं, जी जी ठीक है हम आ जाएंगे। आहान जो कहते हैं, 10 बजे, करेक्ट 10 बजे तक सब लोग वहाँ पहुँच जाने चाहिए। जिसने भी शेजल को तकलीफ़ दी है उन सबको एप्रिसिएशन मेरी तरफ से। वंदना जी खुश होते हुए कहती हैं, हाँ बिल्कुल, मैं सबको लेकर आऊँगी। आहान जो कहते हैं, और ये बोल करके वो तुरंत ही वहाँ से निकल जाते हैं। वंदना जी जो भगवान का लाख लाख शुक्र अदा करते हुए कहती हैं, हाँ, मैं तो पागल हो जाऊँगी। हाँ, भगवान ने बचा लिया, वरना ये शैतान तो आज मार ही देता। अगर हमारे साथ इस तरह की हरकतें करता है तो पता नहीं उस बेवकूफ़ लड़की के साथ क्या ही करता होगा। और फिर वो खुश होते हुए कहती हैं, चलो बढ़िया है, कम से कम उसे अपनी औकात तो समझ में आएगी। अब कल हम लोग सब जाएंगे और फिर आहान जी हम लोग को कहीं ऐसा ना हो कि फिर से 45 करोड़ हम लोग को मिल जाए। आप लोगों के लिए आहान जो कि अब पूरे फुल स्पीड में गाड़ी ड्राइव करना शुरू कर चुके थे और वो जल्द से जल्द शेजल के पास जाना चाहते थे, जैसे उन्हें कितनी क्रेविंग हो रही हो शेजल की। वहीं वो जैसे ही मेंशन के अंदर आते हैं वो तुरंत ही सीढ़ियाँ चढ़कर अपने रूम की तरफ जाने वाले होते हैं, लेकिन तभी धर्म जी जो कि बाहर ही टहल रहे थे वो हान को रोकते हुए कहते हैं, बेटा कहाँ से आ रहे हैं आप? जैसे ही हान अपने डैड की आवाज़ सुनते हैं वो उनकी तरफ घूमते हुए कहते हैं, कहीं नहीं, वो बस ऐसे ही मूड ख़राब हो रहा था तो बाहर चला गया था ड्राइविंग पर। और ये बोलकर वो फिर से अंदर जाते ही कि तभी धर्म जी उन्हें रोकते हुए कहते हैं, सब ठीक तो है आपके साथ? खाना भी नहीं खाया आज आपने? आहान जो कहते हैं,
आप अगर ठीक रखना चाहें तो मैं ठीक रह सकता हूँ, लेकिन प्रॉब्लम आप में यही है कि आप मुझे खुश देखना नहीं चाहते। पता नहीं क्यों आप मेरे पास्ट को मेरे सामने ले आकर खड़ा कर देते हैं डैड। आपको क्या मज़ा मिलता है? धर्म जी जो कहते हैं उस नेकलेस को लेकर परेशान हैं आप। आहान जो कहते हैं मुझे उसके बारे में कोई बात नहीं करनी है। और ये बोलकर वो जैसे ही दरवाज़ा फिर से खोलते धर्म जी उनका हाथ पकड़ते हुए कहते हैं गलती है मेरी कि मैं आपको समझाने की बार बार कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आप समझ नहीं रहे। आहान अपने डैड से कहते हैं कैसे समझूँ मैं? आप मेरी फीलिंग्स क्यों नहीं समझते डैड? आपको अच्छे से पता है कि जिस औरत के बारे में इस वक्त आप बात कर रहे हैं। धर्म जी उन्हें तुरंत ही बीच में रोकते हुए कहते हैं वो औरत नहीं, माँ है आपकी और बीवी है हमारी। आहान जो कहते हैं पर मैं उन्हें माँ नहीं मानता। धर्म जी जो कहते हैं पर मैं उन्हें बीवी मानता हूँ और इस हक से आपको भी उन्हें माँ मानना ही होगा। आहान जो कहते हैं ज़बरदस्ती है क्या डैड? धर्म जी जो कहते हैं आप आइए मेरे साथ। और ये बोल करके वो ज़बरदस्ती उनको अपने रूम में खींच कर ले जाते हैं और उनको ज़बरदस्ती काउच पर बैठाते हुए कहते हैं मुझे आपसे कुछ बात करनी है आहान। आहान जो कहते हैं पर मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी डैड, और रात ज़्यादा हो गई, आप सो जाइए। लेकिन तभी धर्म जी कहते हैं हम बात करेंगे इस बारे में और आज ही बात करेंगे। आहान जो कहते हैं क्या बात करना है आपको? और हमेशा की तरह बस आप उनकी सफाई देना शुरू कर देंगे। मैं उनके बारे में कुछ भी नहीं सुनना चाहता। धर्म जी जो कहते हैं मेरी बात आपको सुननी होगी। आप क्या समझते हैं मैंने मोहब्बत की थी उनसे? आहान जो कहते हैं डैड बहुत हो गया आपकी मोहब्बत और आपके प्यार का गुणगान, लेकिन अब मैं इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप कौन सी दुनिया में जी रहे हैं? जिस इंसान ने आपको इतना तकलीफ़ पहुंचाया, आपकी ज़िंदगी को नरक बना दिया, उस इंसान से मोहब्बत करने की दावा करते हैं आप? आपको तो खुद पर गिल्टी महसूस करना चाहिए कि आपने किसी ऐसी औरत से प्यार किया और उससे शादी कर ली जिसने आपकी फीलिंग्स के बारे में कभी सोचा भी नहीं। उन्हें तो सिर्फ आपके पैसों से मतलब था। धर्म जी जो कहते हैं अगर यही बात मैं श्रीजल के लिए बोलूँ तो आप कैसा महसूस करेंगी बेटा? हाँ, जैसे ही सुनते हैं वो तुरंत ही काउच से खड़े होते कहते हैं श्रीजल ऐसी बिल्कुल नहीं है, वो बहुत मासूम है और उसके बारे में आप उस औरत के साथ मेरी श्रीजल की कंपैरिजन नहीं कर सकते डैड। आहान की बात सुनकर धर्म जी खड़े होते हैं और मुस्कुराते हुए काफ़ी कामली कहते हैं इसी तरह से जिस तरह से आपको मोहब्बत हो रही है श्रीजल से, मुझे भी हुई थी आपकी माँ से। और जिससे मोहब्बत होती है ना बेटा, उससे हम कभी भी जलील नहीं कर सकते, फिर वो चाहे आपके सीने में खंजर ही क्यों ना घोंप दे। आहान जो कहते हैं इसे मोहब्बत नहीं कहते, इसे टॉक्सिक रिलेशनशिप कहते हैं और आप इस टॉक्सिसिटी से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। मैं कितने बार बोल रहा हूँ कि आप ट्रिप पर जाइए, बाहर घूमिए। अब आपका बेटा उस काबिल हो चुका है डैड। भूल जाइए उस वक्त को और अपने उस पास्ट को। धर्म जी जो कहते हैं वो पास्ट नहीं है मेरा, वो मेरा प्रेजेंट, मेरा फ्यूचर, मेरी पूरी ज़िंदगी है। आहान जो कहते हैं आखिर कैसे कर सकते हैं आप इतनी मोहब्बत उनसे? छोड़कर जा चुकी हैं आपको, और वो भी इतनी बुरी हालत में छोड़ा था आपको। किस हद तक बिखर गए थे, टूट गए थे आप, और आपको लगता है कि मैं उनकी इज्जत करूं? नो डैड, मैं कभी उस औरत की इज्जत नहीं कर सकता। आपकी वजह से, सिर्फ आपकी मोहब्बत की दावा सुन सुन के मैं अब तक उन्हें जिंदा छोड़ा हुआ हूँ। वरना जो उन्होंने किया था ना, जैसे वो कुछ आगे बोलते धर्म जी आहान के हाथ को ज़ोर से पकड़ते हुए कहते हैं बहुत हो गया आहान, मैं अपनी बीवी के खिलाफ और शब्द नहीं सुन सकता। और क्या लगता है आपको, आपकी माँ है वो, जन्म दिया है उन्होंने आपको, इतना बड़ा किया आपको। आहान जो कहते हैं और मेरे भाई को तो वो 6 महीने का था डैड, 6 महीने का था वो। उनको जरा भी तरस नहीं पार्थिव पर, उसकी जिंदगी बर्बाद करके जा चुकी थी। अगर हम दोनों ने पार्थिव को नहीं संभाला होता तो क्या होता उसका? धर्म जी जो कहते हैं हाँ मानता हूँ कि उनकी गलती है, लेकिन उन्हें हो गई मोहब्बत किसी और से। अब उन्होंने ज़बरदस्ती मुझसे शादी की थी, इसमें मेरी क्या गलती? आहान जो कहते हैं आप ही की गलती थी, आपको नहीं करनी चाहिए थी ऐसी औरत से शादी। आहान जो कहते धर्म जी जो आहान को समझाते हुए कहते हैं बेटा मोहब्बत ऐसी ही होती है। आपको क्या लगता है मोहब्बत कैद करने का नाम है? नहीं, मोहब्बत में आज़ादी दी जाती है। मोहब्बत को कैद या फिर उसे पाने की ज़िद नहीं रखी जाती। और अगर आप श्रीजल से सच्ची मोहब्बत कर लेंगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि मोहब्बत कहते किसे हैं। आहान जो धर्म जी की बात सुन करके कहते हैं
मैं शेजल को खुद से कभी अलग नहीं होने दे सकता। धर्म जी जो खुश होते हुए कहते हैं, बिल्कुल ऐसे ही मुझे भी लगता था। मोहब्बत का पहला चरण ऐसा ही शुरू होता है। ऐसा लगता है कि उस इंसान के बिना हम जी नहीं पाएंगे, लेकिन जब अल्टीमेट प्यार होता है ना बेटा, तो वो इस लेवल पर बढ़ जाता है कि वो इंसान आपके साथ रहे ना रहे, मगर आपके दिल में हमेशा वो रहता है। और हाँ, जब आपको किसी से सच्ची मोहब्बत होती है तो फिर वो चाहे आपके साथ कितना भी गलत कर दे, आप हमेशा उससे मोहब्बत करते रहते हैं। मोहब्बत हमेशा दिल से की जाती है, और ये जलील करना, नफरत करना, ये सब तो दिमाग का काम है। दिल को कुछ नहीं पता होता। हाँ, जो कहते हैं, लेकिन मेरा दिल मेरे दिमाग के कंट्रोल में है। धर्म जी जो कहते हैं, आपको लगता है ऐसा है? ज़रा सोच कर देखिए एक बार शेजल के बारे में, फिर बात करते हैं इस बारे में। अगर आपको लगता है कि आपका दिल आपके दिमाग के कंट्रोल में है, तो समझ जाएगा कि आपको शेजल से मोहब्बत नहीं हो रही है, सिर्फ उससे अट्रैक्शन हो रही है, क्योंकि अट्रैक्शन दिमाग कराता है और मोहब्बत तक दिल पहुंचाता है। हिमालयस कैसे हैं आप बाकी लोग? आ आप खुद चुकी हैं आप समझदार लोग के हैं। लिए सोल टू डबल बॉस कहानी एपिसोड, तो चलिए हाँ, इसे जो अपने शुरू डैड करते की हैं। ऐसी कन्फ्यूजन भरी बात को सुनते हैं, लेकिन उस वक्त उनके दिमाग में कुछ भी नहीं चल रहा था। इस वक्त सिर्फ उन्हें गुस्सा आ रहा था अपने डैड पर भी और उस औरत पर भी जिसने उनकी पार्टी की और उनके डैड की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। आइए जानते हैं आने वाले एपिसोड में क्या होने वाला है, और सुनते रहिए सोल टू डबल बॉस सिर्फ और सिर्फ स्टोरी विद सौम्या के साथ। हिमालयस कैसे हैं आप लोग? आ चुकी हैं आप लोग के लिए सोल टू डबल बॉस कहानी एपिसोड, तो चलिए इसे शुरू करते हैं।